Good morning, dear students. Now, today I am presenting you the next lecture of Chapter 2 History. Okay, our today's topic is the Russian Revolution, Russia की क्रांति. Okay, so today we will continue with the same chapter. Now, let's start. In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि किस तरह से अलग अलग लिबरल, रेडिकल, सोशलिस्ट ये अलग अलग विचारधाराएं उस समय यूरोप में थी. ठीक है. इसी तरह से उसमें से कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड विचारधाराएं भी थी यूरोपियन में, जो कि इस समय धीरे धीरे अब बदलने लगी थी. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917. सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने 1917 में अक्टूबर की क्रांति के द्वारा रसिया का सत्ता ग्रहण कर ली थी. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन. और फरवरी 1917 से अक्टूबर तक की जितनी घटनाएं हैं वो मुख्य रूप से रशियन क्रांति उसे कहा जाता है. How did this come about? यह कैसे हुई? What were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? और उस समय क्या रसिया की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी जब ये घटनाएं हुई? To answer this question, let us look at Russia a few years before the revolution. इसके लिए हमें क्रांति से पहले रसिया को थोड़ा सा जानने की जरूरत है. Okay. Here you can see a map also. द रशियन एम्पायर इन 1914. 1914 में किस तरह से रशियन एम्पायर था उसका एक चित्रण यहाँ पर दिया हुआ है. इन 1914 द Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. 1914 में Tsar Nicholas II ने रसिया पर अपना शासन कब्जाया हुआ था. Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. और उस समय मॉस्को के चारों ओर जो उसकी बाउंड्रीज थी उनमें रसिया में फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड का कुछ पार्ट, इसके साथ यूक्रेन और बेलारूस भी रसिया में ही शामिल थे. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian state as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. इसके साथ साथ उसमें कुछ सेंट्रल एशिया के भी पार्ट थे जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल था. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholic, Protestant, Muslim and Buddhist. और उस समय जो यहाँ का मुख्य धर्म था वो क्रिश्चियनिटी थी, जो कि वहाँ के चर्च, ग्रीक जो चर्च थे उनसे फैला था, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स और मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग भी रहा करते थे. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय का रसिया आज के रसिया से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था. ओके, जैसे यहाँ पे ग्रीन में रशियन एम्पायर को दिखाया भी गया है. नाउ इकोनॉमी एंड सोसाइटी. अब हम देखते हैं कि उस समय की इकोनॉमी रशियन क्या थी और सोसाइटी किस तरह की थी. एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चर. 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय में रसिया के ज़्यादातर जो लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे. About 80% of the Russian Empire population earned their living from agriculture. लगभग 85% जो लोग थे वो कृषि से ही अपना जीवन यापन करते थे. This proportion was higher than in most European country. और ये किसी भी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत था. For instance, in France and Germany the proportion was between 40% and 50%. और अगर कंपेयर करें तो फ्रांस और जर्मनी में यही प्रपोर्शन एग्रीकल्चर पर 40 और 50% का था. इन द एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर दियर ओन नीड्स एंड रसिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. और उस समय जो एग्रीकल्चर से संबंधित थे वो अलग अलग तरह की फसलें उत्पादित करते थे, कुछ अपने लिए रखते थे और कुछ मार्केट में बेचते थे. इस तरह से रसिया उस समय के सबसे
बड़े एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन में से, अनाजों के एक्सपोर्टर में से एक था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को उस समय के मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्ट अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। हालांकि जो छोटे छोटे काश्तकार थे, छोटे छोटे मजदूर थे, खेतीहर थे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन का परसेंटेज उनके पास था, लेकिन उनके साथ साथ कुछ फैक्ट्रीज भी थी जो कि इसमें सहायता करती थी। Many factories were set up in 1890s when Russia railway network was extended and foreign investment in industry increased। और ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज 1890 के आसपास में सेटल्ड हुई जब रसिया में रेलवेज लाइन में बढ़ोतरी हुई और उसमें विदेशी निवेश भी होने लगा। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रुपल। और इसके साथ साथ जो कोल का प्रोडक्शन था वो दुगना और लोहे और इस्पात का प्रोडक्शन 4 गुना हो चुका था। By the 1900 in some areas factory worker and craftsmen were almost equal in number। और 1900 तक आते आते कई जगह पर जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे और जो खेतीहर किसान या दूसरे लोग थे वो लगभग उनकी संख्या बराबर हो चुकी थी। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो कुछ निजी उद्योगपतियों की थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। और सरकार का काम होता था कि वो मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी और उनके काम करने के घंटों की निगरानी करे। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो इन नियमों को सही से पालन नहीं करवा पाता था। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर। और जो कुछ छोटी फैक्ट्रियाँ थी या छोटे उद्योग थे उसमें 15-15 घंटे तक मजदूरों से काम कराया जाता था। कंपेयर्ड विद 10 और 12 आवर्स इन फैक्ट्री, जबकि दूसरी फैक्ट्रियों में 10 से 12 घंटे का काम वो करते थे। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डोरमेट्री। और मजदूरों के रहने के लिए भी जो उनका रहने का व्यवस्था होती थी वो भी अलग अलग होती थी। कहीं पे उनको एक कमरा मिलता था या ग्रुप में डोरमेट्रीज उनको दिए जाते थे। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। उस समय मजदूर अलग अलग सोशल ग्रुप में बटे हुए थे। समय स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कैम। कुछ मजदूर के अपने गांव से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक होते थे। अदर है सेटल इन सिटीज परमानेंटली, जबकि कुछ मजदूर शहरों में पूरी तरह से बस चुके थे। वर्कर वर डिवाइडेड बाय स्किल। वर्कर को उनके स्किल के आधार पर बांटा जाता था। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेटल का काम करने वाले मजदूर थे वो अपने आप को दूसरे मजदूरों से उच्च समझते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। और उनके काम में ज़्यादा स्किल और ट्रेनिंग की जरूरत थी। वुमन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। और 1940 तक आते आते महिलाओं की भागीदारी उद्योगों में 31% तक हो चुकी थी। बट दे वर पेड लेस देन द मैन। लेकिन उन्हें आदमियों से कम तनख्वाह मिलती थी, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ मैन वेज, जो कि पुरुषों की तुलना में आधी या उसकी 1/4 भी हो जाती थी या 3/4 भी हो जाती थी। डिवीजन अमॉन्ग वर्कर्स सोर्ट देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। और इसी के साथ वर्कर के पहनावे और उनके रहन सहन में भी काफ़ी फर्क देखने को मिलता था। Some workers formed association to help member in times of unemployment or financial hardship, but such association were few। हालांकि कुछ मजदूरों ने कुछ संगठनों का निर्माण किया था जो कि क्राइसिस में या मुसीबत के समय में उन्होंने बनाई थी, लेकिन ऐसे संगठनों की संख्या बहुत ही कम थी। Despite division, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissal of work condition। हालांकि कभी कभी ये मजदूर हड़ताल भी कर देते थे जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती थी या अपने मालिकों के साथ उनका किसी बात पर टकराव हो जाया करता था। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902। और ज़्यादातर ये हड़तालें टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में और स्टील या मेटल इंडस्ट्री में, धातु उद्योग व्यापार में होती थी। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड।
हालांकि गांव के आसपास के कस्बों में ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी, लेकिन राजघरानों ने और चर्च ने ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था। लाइक वर्कर पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, और उस समय में मजदूर और जो वर्कर थे वो भी अलग अलग भागों में बटे थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो भी बहुत ज़्यादा धर्म को माना करते थे, उसको फॉलो किया करते थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में उनमें राजघरानों के प्रति बिल्कुल भी उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं थी। Nobles got their power and position through their service to the Tsar, और ये जो सामंत थे या उच्च घराने के लोग थे, ये अपनी पावर राजघराने से प्राप्त किया करते थे, नॉट थ्रू लोकली पॉपुलरिटी, और ना कि उनको जो आम वहाँ के लोग थे उनकी प्रशंसा या उनकी भावना के अनुसार ये शक्तियाँ प्रदान की जाती थी। This was unlike France fear. During the French Revolution in Brittany, peasants respected noble and fought for them. ये फ्रांस की क्रांति के जैसा नहीं था, जहाँ पर लोग अपने सामंतों और जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे उनके साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। इन रसिया peasants wanted the land of the nobles to be given to them. और जो मजदूर थे वो चाहते थे कि इन सामंतों की जो भूमि है वो उन मजदूरों को दे दी जाए। Frequently they refused to pay rent and even murdered landlords. कभी कभी तो वो किराया देने को भी मना कर देते थे और जमींदारों की हत्या भी कर दिया करते थे। इन 1902 दिस occurred on a large scale in South Russia. 1902 में साउथ रसिया में ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रसिया, और 1905 में पूरे रसिया में ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली। Russian peasants were different from other European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divided according to the need of individual family. और जो रसिया के मजदूर थे वो यूरोपियन मजदूर से काफ़ी अलग थे। वो अपनी ज़मीनों का मिलकर एक पूल बनाते थे, एक ग्रुप बना लेते थे, और बाद में उसको इंडिविजुअल फैमिली को उनकी नीड के अनुसार बांट दिया करते थे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टुडे। Just revise this paragraph, read it by yourself. If there is any doubt and queries, you can ask it to me. Okay, thank you. Have a good day.